नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सत्ता की शुरुआत इंटरनेशनल सत्ता की खबर से करेंगे, जिसमें युद्ध वाली आग है। 100 विमान से लिया गया इजरायल का मिडनाइट इंतकाम है और ईरान में बजते खतरे के सायरन है। कैसे नेतन्याहू ने ईरान से 200 मिसाइल के हमले वाला बदला लिया, इस पर धमाकेदार वीडियो कुंजी खोलेंगे। फिर बांग्लादेश में सड़क पर हिंदुओं के शोले दिखाएंगे, जिसकी गर्मी इस वक्त यूनुस सरकार महसूस कर रही होगी। कट्टरपंथियों के अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेशी हिंदुओं ने मोहम्मद यूनुस को कौन सा 8 डिमांड वाला अल्टीमेटम दिया, ये भी देखिएगा। इसके बाद उस बड़े संदेश की बात जो आज संघ ने हिंदू एकता को लेकर दिया है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा है कि हिंदुओं को मिलकर रहने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें तोड़ने वाले एक्टिव हैं। इसके अलावा लव जिहाद पर संघ ने क्या कहा, यह भी बताएंगे। एक बड़ी खबर हरियाणा के चरखी दादरी में हुई मॉब लिंचिंग पर, जिसमें जांच रिपोर्ट में बड़ी बात सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार जिस गोमांस के शक में एक शख्स को पीट कर मार दिया गया था, वो गोमांस था ही नहीं। इस पर अब सत्ता का क्लेश हो रहा है, जिसमें बड़ी चिंगारियां हैं। आज प्रियंका गांधी के उस लेटर की भी बहुत चर्चा हो रही है, जो उन्होंने वायनाड की जनता को लिखा है। प्रियंका गांधी के अनुसार वायनाड की जनता के साथ उनका रिश्ता और गहरा और मजबूत होने वाला है। उन्होंने यह भी लिखा कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ने के बाद कितने उदास थे। आज एक दिलचस्प खबर उस प्याज पर, जिससे अब कई नामी फास्ट फूड कंपनियों ने तौबा कर लिया है। अमेरिका में बर्गर खाने से 49 लोगों के बीमार होने के बाद कैसे कंपनियां प्याज के नाम से भी डर रही हैं और आपके लिए कितनी चिंता की बात है, इस पर भी एक सत्ता की कुंजी है। और क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर है। भारतीय टीम घर में 12 साल बाद टेस्ट सीरीज हार गई। न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरे टेस्ट में भी टीम इंडिया को 113 रन से हरा दिया है और 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। आखिरी टेस्ट अब 1 नवंबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं इजरायल के मिडनाइट इंतकाम की, जिसकी आग 17 घंटे बाद अभी भी धधक रही है। इजरायल और ईरान के बीच माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है कि किसी भी वक्त, किसी भी सेकंड, किसी भी क्षण अगला हमला हो सकता है। इजरायल और ईरान दोनों तरफ बारूद वाली इस दहशत की मात्रा बराबर है और दोनों तरफ बदले की आग बराबर चल रही है। आगे आपको इजरायल के बदले की पूरी कहानी बताएंगे। आईडीएफ के ऑपरेशन डेज ऑफ रेकनिंग को कई वीडियो सबूत के साथ डिकोड करेंगे, लेकिन पहले सिर्फ 10 बारूदी अपडेट्स के जरिए यह जानिए कि कल आधी रात को इजरायल के आक्रमण के बाद इस वक्त दोनों देशों में क्या चल रहा है। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि इजरायल किसी भी वक्त ईरान पर एक और हमला कर सकता है। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका और इजरायल के रक्षा मंत्रियों में बात हुई। अमेरिका ने कहा है कि वो इजरायल के साथ है और इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार है। अमेरिका ने ईरान को नसीहत भी दी कि वो इजरायली हमले का जवाब ना दे। इजरायल के एक और हमले के डर से ईरान की राजधानी तेहरान में हाई अलर्ट है। तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की सुरक्षा बढ़ाई गई है। खामनेई के घर के पास डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। इजरायली हमलों के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने आपात बैठक बुलाई। ईरानी सेना और आईआरजीसी के साथ इमरजेंसी मीटिंग हुई। इतना ही नहीं, हमले के बाद ईरान में नया आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत खबर या कोई तस्वीर भेजने पर नागरिकों पर पाबंदी लगा दी गई है। यह घोषित कर दिया गया है कि दुश्मन मीडिया या इजरायल को तस्वीरें भेजना अपराध है। यहां पर समझना जरूरी है कि कैसे ईरान के अंदर ही लोग इजरायली सेना के लिए जासूसी करते हैं। मतलब यह है कि इजरायल और ईरान के बीच जंग की असली पिक्चर अभी बाकी है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर ईरान ने इजरायल को जवाब देने की भूल की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा और ईरान पर हमले के लिए इजरायल फिर से बाध्य होगा। तो इजरायल और ईरान के बीच युद्ध में अगला ट्विस्ट क्या आएगा, कोई नहीं जानता। लेकिन कल रात इजरायल ने जो किया वो सिर्फ बदला नहीं है, बल्कि ईरान को डायरेक्ट संदेश है कि बारूद का बदला सिर्फ और सिर्फ बारूद से ही लिया जाएगा, चाहे यह बदला 25 दिन बाद ही क्यों ना हो। आपको बता दें, आपको याद भी होगा कि 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 मिसाइलों के साथ इजरायल पर अटैक किया था। कल रात इजरायल की सेना ने इसी हमले का जवाब फाइटर जेट से दिया, जिसकी कहानी, जिसके वीडियो सबूत, जिसकी विस्फोटक जानकारी इजरायल के किसी भी दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है।
दरअसल इसराइल ने पहले ईरान को वार्निंग दी थी। इसराइल ने कहा था हम हमले कर रहे हैं लेकिन न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले नहीं होंगे, जवाब देने का दुस्साहस मत करना। इसके बाद ईरान में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। आईडीएफ ने ऑपरेशन डेज ऑफ रेकनिंग के तहत 90 मिनट तक नॉन स्टॉप बारूदी हमले किए। 2000 किलोमीटर अंदर घुसकर ईरान के 3 प्रदेश और 7 शहरों में तबाही मचाई। तेहरान, खुजेस्तान और इलम में इसराइल की सेना ने 100 लड़ाकू विमानों से आक्रमण किया। 3 घंटे तक 3 राउंड हमले हुए। रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक बमबारी होती रही। 20 ठिकानों को टारगेट बनाया गया। इसराइल ने जिन 100 विमानों से हमले किए उसमें F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भी थे और ब्लू स्पैरो बैलिस्टिक मिसाइल से भी ईरान को दहलाया गया। हालांकि ईरान का दावा उसके डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को नाकाम कर दिया, ये ईरान का दावा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमला इसराइल के पीएम नेतन्याहू समेत टॉप लेवल के अधिकारियों की निगरानी में हुआ है। हमले के वक्त नेतन्याहू रक्षा मंत्री के साथ एयरफोर्स मुख्यालय में मौजूद थे। एयरफोर्स के अंडरग्राउंड बेस से हमले की निगरानी कर रहे थे, ऑपरेशन पर नजर रख रहे थे। जहां तक ईरान के नुकसान की बात है तो ईरानी एयरफोर्स के 2 ऑफिसर रैंक के अधिकारी मारे गए। ईरानी आर्मी ने बयान जारी कर इसको कबूल किया है। ईरान पर 3 फेज में अटैक हुआ। इजरायली हमले का पहला फेज ईरान की वायु रक्षा प्रणाली पर केंद्रित था। दूसरे और तीसरे चरण में मिसाइल, ड्रोन और वेपन प्लांट पर हमला किया गया। इसराइल के टारगेट पर सैन्य ठिकाने, मिसाइल, ड्रोन प्लांट, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन लॉन्चिंग पैड, आईआरजीसी पर उन्होंने अटैक किया। वैसे तो इसराइल बहुत छोटा सा देश है जिसकी ना तो आबादी ज्यादा है और ना क्षेत्रफल, लेकिन जब इसराइल बदला लेने पर आता है तो ना वो किसी की सुनता है और ना ही अपने दुश्मनों को छोड़ता है। और इसराइल ने फिर साबित कर दिया है। इसराइल ने अपने दुश्मन और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार दिया है। इसी तरह इसराइल पर हमला करने वाले हमास के चीफ इस्माइल हानिया को भी उसने इसी तरह मिट्टी में मिला दिया था। जबकि इससे पहले हिजबुल के कमांडर मोहम्मद निमा, हिजबुल्लाह में नंबर 2 फौद शुक्र और हमास के टॉप कमांडर मोहम्मद दाइफ को भी मार चुका है। जबकि 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में इसराइल के खिलाड़ियों पर हमला करने वाले मास्टरमाइंड अली हसन सलामे को भी उसने बख्शा नहीं था। यानी इसराइल का संदेश क्लियर है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सत्ता में अब बात करते हैं बांग्लादेश के हिंदुओं के आक्रोश की, जो यूनिस की सत्ता को चुनौती दे रहा है। ये विरोध अत्याचार के खिलाफ है। ये विरोध उन जमातियों और कट्टरपंथियों के खिलाफ है जो चुन कर हिंदुओं को टारगेट करते हैं, जो अपने पाकिस्तान प्रेमी आका के निर्देश पर हिंसा फैलाते हैं, हिंदुओं की जमीनें हड़पते हैं, उन्हें घर से बेदखल करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। और पुलिस का इन कट्टरपंथियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। यही वजह है अब हिंदुओं का आक्रोश भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। सबूत के तौर पर यह वीडियो आप देखिए। बांग्लादेश में हजारों की संख्या में हिंदुओं ने सड़कों पर उतरकर बड़ा प्रदर्शन किया है। अपनी सुरक्षा, अधिकार, जमीन जायदाद की रक्षा के लिए ये सड़क पर उतर चुके हैं। बांग्लादेश के चटगांव में हजारों बांग्लादेशी हिंदू अपने अधिकारों और एक नागरिक के तौर पर सम्मान की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। ये प्रदर्शन बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के नेतृत्व में हुआ। इस्कॉन कोलकाता की ओर से यह वीडियो जारी किया गया है। आप सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए बांग्लादेश में परेशान हिंदू अब कैसे आर पार के मूड में आ चुके हैं। तो बांग्लादेश में हिंदुओं का प्रदर्शन पिछले कई महीनों से हो रहा है। जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, हिंदुओं के खिलाफ नफरती हमले तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। सत्ता के न्यूज मित्रों को पहले भी हम कई ऐसे वीडियो दिखा चुके हैं जिनमें हिंदुओं को सरेआम पीटा गया, धमकी दी गई, उनके आंसू, उनकी पीड़ा हम दिखा चुके हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि हिंदुओं की यूनुस सरकार से क्या डिमांड है, वो चाहते क्या है। पहली मांग यह है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामलों में त्वरित सुनवाई हो। दूसरी मांग, पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा मिले, पुनर्वास सुनिश्चित हो।
हिंदू बांग्लादेश में अल्पसंख्यक संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग कर रहे हैं। यह भी मांग है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का गठन हो, हिंदू कल्याण ट्रस्ट को हिंदू फाउंडेशन में अपग्रेड किया जाए, संपत्ति पुनर्प्राप्ति और संरक्षण अधिनियम का उचित क्रियान्वयन हो, मतलब जो संपत्ति छीन ली गई है उसे जल्द से जल्द वापस देने की प्रक्रिया शुरू हो, प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में अल्पसंख्यकों के लिए पूजा स्थलों का निर्माण हो, प्रत्येक छात्रावास में प्रार्थना कक्ष का आवंटन हो, संस्कृत और पाली शिक्षा बोर्ड का आधुनिकीकरण हो, दुर्गा पूजा पर 5 दिन की अनिवार्य छुट्टी घोषित हो। लेकिन सवाल है, जो बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान समर्थित जमातियों के बल पर चल रही है, जो सरकार पाकिस्तान से हथियारों की डील कर रही है, जहां पाकिस्तान की इतनी दखलंदाजी है, क्या वो हिंदुओं की इन मांगों पर विचार करेगी? सत्ता में अब खबरों की स्टीयरिंग को आपके सेहत की सत्ता की ओर घुमाते हैं और उस प्याज की बात करते हैं जिसका इस्तेमाल भारतीयों के किचन में भरपूर किया जाता है। खाना वेज हो या नॉन वेज, प्याज उस खाने के जायके को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी प्याज को लेकर दुनिया की कई बड़ी और नामी फास्ट फूड कंपनियां बहुत डरी हुई हैं और उन्होंने अब अपने बर्गर, पिज्जा या फिर रोल में प्याज नहीं डालने का फैसला किया है। आज आपको सत्ता में देखना चाहिए कि कैसे अमेरिका से यूरोप तक अब यही प्याज कई कंपनियों के लिए खलनायक बन गई है। इसके पीछे एक खबर जिसमें प्याज वाला बर्गर खाने से 49 लोगों के बीमार पड़ने का दावा किया गया है और यह खबर आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। कैसे कटी हुई प्याज से बैक्टीरिया फैलने वाले दावे से फास्ट फूड कंपनियां बेचैन हैं, हम आपको उसके बारे में बताते हैं। अगर आप बर्गर और पिज्जा प्रेमी होंगे तो आपने ये बात नोट की होगी कि उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें प्याज का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। लेकिन इस प्याज से फास्ट फूड कंपनियों ने तौबा कर ली है और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अब अपने मेन्यू में प्याज का इस्तेमाल बंद कर देंगे और उन्होंने ये कदम खतरनाक बैक्टीरिया की वजह से उठाया है जिसकी दहशत इस वक्त अमेरिका के कई शहरों में फैली हुई है। लेकिन इस डर के पीछे अमेरिका के कैलिफोर्निया से आई एक खबर है जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। अमेरिका के करीब 10 राज्यों में अब तक 49 लोग बीमार पड़ चुके हैं, जबकि एक शख्स ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। हैरानी की बात यह है कि जो लोग बीमार पड़े उन सभी ने एक नामी फास्ट फूड कंपनी का बर्गर खाया था। अब आशंका है कि बर्गर में इस्तेमाल किए गए प्याज या फिर बीफ पैटी से संक्रमण फैला है। जांच में बर्गर खाने वाले सभी लोगों के अंदर ई कोली बैक्टीरिया मिला जो बहुत खतरनाक है और किसी की जान तक ले सकता है। बर्गर से संक्रमण के इसी दावे के बाद अब कई नामी कंपनियों ने अपने मेन्यू से प्याज को हटाने का फैसला किया है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक ये ई कोली बैक्टीरिया अब तक 10 पश्चिमी राज्यों में फैल चुका है, जिसमें से ज्यादातर मामले कोलोराडो और नेब्रास्का के सामने आए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये ई कोली बैक्टीरिया होता क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर किसी शख्स के अंदर ये बैक्टीरिया चला जाए तो उसे तेज बुखार, खूनी डायरिया, उल्टी, पेट दर्द की शिकायत या फिर डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। कुछ मामलों में लोगों को किडनी में भी दिक्कतें हो सकती हैं और अगर हालत ज्यादा खराब हो जाए तो जान भी जा सकती है। वैसे तो ये बैक्टीरिया किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार इनसे बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को ज्यादा खतरा होता है। हम आपको इस पर एक न्यूज़ रील दिखाते हैं, फिर ये बताएंगे कि इस खबर से आपको कितना डरने की जरूरत है। हाल ही में ई कोलाई से कंटेमिनेशन के मामले सामने आए हैं, लेकिन ये ऐसा ई कोलाई है जो दूषित मात्रा में मीट के थ्रू फैलता है। जब जानवर को गोश्त के लिए काटा जाता है तो उसके इंटेस्टाइन्स में जो ई कोलाई होता है उससे कंटेमिनेशन हो सकता है। जहाँ तक प्याज की बात है, प्याज में भी ये कंटेमिनेशन जा सकता है। तो प्याज में, बल्कि किसी भी पानी में भीगने वाली या खेत से जाने वाली सब्जी में ई कोलाई का कंटेमिनेशन जा सकता है। कई लोगों की मौत से पूरा विश्व चिंतित है। उनको चाहिए कि वो अपने सब यूनिट्स को क्लीन करें, स्टरलाइज करें, सैनिटाइज करें, उनका कल्चर भेजें। जैसे हम लोगों के हॉस्पिटल के ओटी से जाता है और जब कल्चर ई कोलाई के लिए नेगेटिव आ जाए तो उसी के बाद प्रोडक्शन शुरू करें।
अब आप सभी न्यूज मित्रों के लिए सबसे जरूरी बात, भारत में इस खबर को लेकर क्या आपको डरने की जरूरत है, तो इसका जवाब सुनिए। अभी तक भारत में इस तरह के संक्रमण का कोई भी मामला नहीं आया है, इसीलिए फिलहाल आपको घबराने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात सच है कि जंक फूड सेहत की सत्ता के लिए बेहद हानिकारक है और इससे हम आपको कई बार सावधान भी कर चुके हैं। रतन टाटा के जाने के बाद सभी न्यूज मित्रों के मन में एक बड़ा सवाल यह था कि आखिर उनका वारिस कौन बनेगा। उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का तो चेयरमैन बना दिया गया, लेकिन अब रतन टाटा की 10,000 करोड़ की वसीयत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस वसीयत की कुछ दिलचस्प जानकारी है, जिसके अनुसार 10,000 करोड़ में किसे क्या हिस्सा मिलेगा, इसका जिक्र इसमें किया गया है। अगस्त में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक रतन टाटा के पास टाटा सन्स में करीब 0.83% हिस्सेदारी थी और उनकी कुल संपत्ति 7,900 करोड़ रुपए थी, जबकि अन्य संपत्ति मिलाकर उनके नाम अनुमानित कुल 10,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। अब इसी से जुड़ी वसीयत की कुछ डिटेल आई है, जिसके बारे में रतन टाटा से प्यार और उनका सम्मान करने वाले लोग जरूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि इस वसीयत में कितने नाम हैं। इनमें शामिल है उनकी 2 सौतेली बहन का नाम शिरीन और डिएना जीजी भॉय। इसके अलावा इसमें उनके सगे भाई जिमी टाटा का नाम भी लिखा गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रतन टाटा ने अपनी इस वसीयत में टाटा ट्रस्ट में जनरल मैनेजर और अपने दोस्त शांतनु नायडू, कुक राजन शॉ, बटलर सुबिया के साथ अपने पेट डॉग टीटो के नाम का भी जिक्र किया है। इसीलिए रतन टाटा की इस वसीयत की बहुत चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रतन टाटा की इस वसीयत के कुछ अंश ऐसे हैं जो बहुत दिलचस्प हैं, जैसे टाटा के कार्यकारी सहायक और विश्वास पात्र शांतनु नायडू को भी वसीयत का हिस्सा बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार शांतनु नायडू द्वारा शिक्षा के लिए लिया गया पर्सनल लोन माफ कर दिया गया है और शांतनु के सभी कारोबार और गुड फेलोज में अपनी हिस्सेदारी भी छोड़ दी है। शांतनु नायडू को वसीयत से मिला यह हिस्सा बताता है कि वो रतन टाटा के कितने करीबी थे। इस वसीयत में रतन टाटा ने अपने पेट जर्मन शेफर्ड टीटो को आजीवन देखभाल भी सुनिश्चित की है। उसकी अपने पेट डॉग के लिए उन्होंने वसीयत में अनलिमिटेड केयर शब्द लिखा और टीटो की देखभाल की जिम्मेदारी रसोइये राजन शॉ को दी। रतन टाटा की वसीयत के अनुसार उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन को जाएगा और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन फाउंडेशन का नेतृत्व करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि रतन टाटा ने वसीयत को लिखते वक्त अपने भरोसेमंद और घरेलू कर्मचारियों का भी जिक्र किया है, जैसे कि उनके रसोइये राजन शॉ और बटलर सुबिया का नाम इसमें शामिल है, जिन्होंने उनके साथ दशकों तक सेवा की। रतन टाटा ने अपनी वसीयत पर अमल करने का जिम्मा किसे सौंपा है, उनके नाम का जिक्र भी उन्होंने अपनी विल में किया है। इनमें शामिल हैं उनकी 2 सौतेली बहनें शिरीन और डायना जेजी भॉय। इसमें दीना जीजा भॉय की चैरिटी में खासी दिलचस्पी है। वो रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी भी रह चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने वकील दारा एस खम्बाटा और अपने करीबी दोस्त मेहली मिस्त्री को भी इस वसीयत पर अमल करने का जिम्मा दिया है। लेकिन उनकी वसीयत में शांतनु नायडू, उनके पेट डॉग और हेल्पर का नाम होने से लोगों के मन में रतन टाटा के प्रति सम्मान और ज्यादा बढ़ गया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की वार्षिक बैठक की बात करते हैं, जिसमें आज भविष्य के एजेंडे पर बड़े संकेत मिले। उत्तर प्रदेश के मथुरा में संघ की वार्षिक बैठक हो रही है और इसी बैठक में भविष्य की राजनीतिक रेखाओं को खींचने का प्रयास दिखा है। इस बैठक में वैसे तो कई मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई, लेकिन 5 मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। अपने एजेंडे के बारे में बताते हुए संघ ने कहा है कि लव जिहाद से समाज में समस्या हो रही है, हमें बहन बेटियों को बचाना होगा। घर वापसी, बड़े पैमाने पर कार्यक्रम घर वापसी के चलाए जा रहे हैं। धर्मांतरण को रोकने के लिए काम करने की जरूरत है। बड़ी संख्या में मुस्लिम वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों के आधार पर समझें तो संघ के लिए यह प्राथमिकता वाला एजेंडा है। संघ ने गणेश पूजा और दुर्गा पूजा पर हमले पर भी चिंता जताई और हिंदू समाज को शांति और स्वाभिमान से रहने की सलाह दी। एक बार सुनिए आरएसएस सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने मथुरा की वार्षिक बैठक पर और क्या क्या कहा। कई जगह पर धर्मांतरण होते हैं। गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के समय में हमले आक्रमण हुए तो हिंदू समाज स्वाभाविक रूप से
इन विषयों के बारे में अपने रक्षा भी करनी चाहिए और समाज स्वाभिमान से, पुरुषार्थ से संगठित होकर रहना भी चाहिए। ये लव जिहाद के संघ के स्वयंसेवक कई संगठन में काम करते हैं। जिहाद हो रहा है तो समाज के लिए समस्या हो रही है लव जिहाद से, तो इसलिए हमारे युवतियों को, लड़कियों को, किशोरियों को बचाना ये काम है। अभी बहुत सारे जगह पर घर वापसी के कार्य संघ के स्वयंसेवक भी और समाज के कुछ लोग, जैसे आर्य समाज है, मसूर आश्रम है, ऐसे कई लोग मिलकर एक धर्म जागरण समन्वय के एक मंच बनाया है। संघ के कार्यकर्ता भी उसमें हैं। तो हम मिलकर धर्म जागरण में जाने वाले, मतांतरित होने वालों को बचाना है, मतांतरित होने वालों को वापस लाना है, ऐसे उनका कार्य चलता है। बांग्लादेश के संदर्भ में भारत के सरकार ने तुरंत वहाँ के हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में कहा ही है। संघ ने भी, हमने उस समय भी वक्तव्य दिया था, वहाँ के हिंदू समाज वहीं रहेगा, उनको पलायन नहीं करना चाहिए, डटे रहने चाहिए। स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है, हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी और तब से लेकर संघ लगातार अपना विस्तार कर रहा है। आज की बैठक में शताब्दी वर्ष और 5 परिवर्तन पर विशेष चर्चा हुई। फिलहाल देश में संघ की 72,354 शाखाएं चल रही हैं। इस वर्ष 6,645 शाखाएं बढ़ी हैं। 29,084 साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम चल रहे हैं। 11,882 मासिक शाखा मिलन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आगामी 4 महीने के कार्य का टारगेट तय किया गया है। विस्तार कार्यक्रम के अलावा संघ के सामाजिक एजेंडे में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें केरल लैंडस्लाइड, गुजरात के वडोदरा में बाढ़, ड्रग्स के प्रसार को रोकना और इंटरनेट और ओटीटी के कंटेंट पर भी बात की गई। मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। आज इसकी शुरुआत सरसंघचालक मोहन भागवत ने की। बैठक में संघ के 46 प्रांतों के 393 वरिष्ठ पदाधिकारी हिस्सा लेने पहुंचे। ये बैठक 26 अक्टूबर की शाम तक चली थी। बैठक में सभी 6 सह सरकार्यवाह और सभी अखिल भारतीय पदाधिकारी संघ रचना से 46 प्रांतों के संघ चालक और सह संघ चालक क्षेत्र, संघ चालक प्रचारक समेत 393 लोग हिस्सा ले रहे हैं। चलिए अब महाराष्ट्र की राजनीतिक सत्ता की खबर देखते हैं, जिसमें समझौते का वेटिंग पीरियड बढ़ता ही जा रहा है। ना एमवीए का संकट खत्म हो रहा है और ना महायुति आखिरी समझौते पर पहुंच पाई है। इस बीच पिछले 24 घंटे में कई बयान आए हैं और कई दावे हुए हैं। शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के नेता तो मुंबई में ही समझौते को आखिरी रूप देने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं को दिल्ली से मुंबई तक समझौते के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। एमवीए में जिन सीटों पर विवाद है उसके लिए बात करने की जिम्मेदारी कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट को दी गई है। बाला साहेब थोराट ने आज खुद इस बात की तस्दीक कर दी। फिलहाल 3 मोर्चों पर उन्हें काम करना पड़ रहा है, जिसमें पहला मोर्चा शिवसेना यूबीटी है, जिसके लिए वो लगातार मातोश्री के संपर्क में है। दूसरा मोर्चा अबू आजमी की धमकी है, जिसमें अबू आजमी ने कल धमकी दी कि अगर 5 सीटें नहीं मिली तो 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। और तीसरे मोर्चे में शरद पवार से समझौते पर आखिरी बातचीत करनी है। इन 3 जिम्मेदारियों के साथ बाला साहेब थोराट ने आज यह भी क्लियर किया कि राहुल गांधी नाराज नहीं है। दरअसल कल कुछ जगहों पर ऐसी खबरें चल रही थी कि सीट समझौते पर राहुल गांधी बैठक में नाराज हो गए थे, जिस पर आज थोराट ने सफाई दी। हालांकि इन अपडेट्स के बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भरोसे वाली और कटाक्ष वाली दोनों तरह की बात कही है। संजय राउत ने कहा कि आज फाइनल समझौता हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सारी सीटों पर लड़ी थी, क्या हुआ, कौन कितने पानी में है, सबको पता है। तीन पार्टियां प्रमुख और मजबूत है, कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है और ठीक है। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। दोस्तों के साथ
गद्दारी करना, दोस्तों के साथ बेवफाई करना, ये उबाटा सेना का रवैया रहा है। हमने उसको भुगता है। अब कांग्रेस और राष्ट्रवादी भुगत रही है। जहाँ कांग्रेस 100 से भी ऊपर सीटें जीतने की, लड़ने की, उनकी अपने दावे थे, आज 90 पे आए हैं। In a democratic setup, little bit different voices will be there. You have to understand that. But we have a common goal. Mahavikas Aghadi will fight and win the election. Differences there are. We will settle it. वो जो समझौते के आंकड़े दे रहे हैं 85 तीनों को, और कहते 270 सीट का बंटवारा हो गया। का पूरा एमबीए का बंटवारा होकर चुनाव के परिणाम के बाद तीतर बीतर हो जाएंगे। और इस बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने दूसरी सूची में कुल 22 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने पहली सूची में 99 कैंडिडेट घोषित किए थे। ऐसे में बीजेपी ने अब 121 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। महाराष्ट्र में 29 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। चलिए सत्ता में आगे एक वीडियो के साथ बढ़ते हैं, जिसे राजनीतिक और धार्मिक नैरेटिव बनाने वाले सेलेक्टिव लोगों को ध्यान से देखना चाहिए और आगे कोई भी बयानबाजी या फिर कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। ये हरियाणा के चरखी दादरी का वीडियो है। 27 अगस्त को भीड़ ने इस शख्स को सरेआम पीट कर मार डाला था, ये आरोप लगाते हुए कि साबिर मलिक नाम का यह युवक गोमांस खाता था। लेकिन अब इन आरोपों का सच सामने आया है। इस मामले में लैब की रिपोर्ट आ गई है और इसमें गोवंश का मांस नहीं मिला है। मतलब ये कि झूठे आरोपों के तहत सरेआम लातों डंडों से इस शख्स को कुछ इसी तरह पीट कर मार डाला गया। पुलिस, कानून, अदालत, लोकतंत्र सबको चुनौती देते हुए आप सोचिए ऐसे लोग, ऐसी सोच कितनी खतरनाक है। इस केस में जो नई रिपोर्ट आई है वो फरीदाबाद की सरकारी लैब की है। पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा जल्दी कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। अगस्त को 2 जो पश्चिम बंगाल और असम के रहने वाले मजदूर थे उनकी बेरहमी से पिटाई की गई, मॉब लिंचिंग की गई। इसमें साबिर नाम के शख्स की मौत हो गई थी। आरोप लगाया गया था गौरक्षकों द्वारा कि वो लोग यहाँ पर गौ मांस पका रहे थे और खा रहे थे। यहीं पर वो मांस पकाया जाता था। जब ये पिटाई की गई, मॉब लिंचिंग की गई, उसके बाद वो सैंपल इकट्ठा किया गया और उसको लैब में भेजा गया। लेकिन अब फरीदाबाद की लैब से ये साफ हो गया है कि जो मांस यहाँ पर पकाया गया था, जो पुलिस ने कब्जे में लिया था इस झोपड़ी में से, जिसको गौमांस कहा गया था, दरअसल वो गौ का मांस नहीं था। इसकी रिपोर्ट हमने फरीदाबाद से मोलिकुलर बायोलॉजी लैब से हमने मंगवा ली है। रिपोर्ट आ गई है। उसको रिपोर्ट को हम चालान के साथ जल्दी ही सबमिट करवा देंगे कोर्ट में। रिपोर्ट में प्रतिबंधित मांस की पुष्टि नहीं हो सकी। দায়টা ওখানকার যারা গোরক্ষক কমিটি ওরাই ডেকে নিয়ে গিয়ে মেরেছিল। গরুর মাংস খায়নি এরকম বলার কি না সত্ত্বেও মানে সন্দেহ করে ডেকে নিয়ে তাও মারে, মারধর করে। মুসলমান বলে বাঙালি মুসলমান বাংলাদেশি ধরেছিল। ओह, तो देखिए हूटर बच चुका है, यानी सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।